लिए हम बात कर लेते हैं जिसके अंदर आ जाती है पेनिसिलिन, मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक। हाँ भाई, कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं इसके अंदर? किसी को पता है? बिल्कुल, जो है जो एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन हम लोग जो यूज़ करते हैं या जो ऑगमेंटिन हम लोग खाते हैं, वो सारी ड्रग जो है वो इसके अंदर आ जाती है। जैसे कि लिखा हुआ क्या है कि पेनिसिलिन बिलोंग करती है क्लास ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन सी होती हैं? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। चलो मैं बता देता हूँ आपको। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हमारे पास जनरली वो होती हैं जो बैक्टीरिया के आके सेल वॉल को इनहिबिट करती हैं। किसको? बैक्टीरियल सेल वॉल को। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अमाइनोग्लाइकोसाइड और जो मैंने अभी आपको पीछे टेट्रासाइक्लिन बताई है, वो दोनों की दोनों बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करी थी। लेकिन ये हमारे पास किस तरीके से इनहिबिट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को, कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ये उसको आगे बेसिकली आके डैमेज कर देता है। नैरो स्पेक्ट्रम हमारे पास ये एंटीबायोटिक है और बैक्टीरियोसाइडल है, और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के खिलाफ हमारे पास जो है ये एक्टिव हमारे पास जनरली मौजूद होती है। लेकिन फिर भी हमारे पास जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम ही ये जनरली खिला रही होती है। बहुत सारी इन्फेक्शंस को जनरली ट्रीट करने के लिए हम दे सकते हैं इसको। सूडोमोनास की हो गई, या स्ट्रेप थ्रोट की हो गई, या मेनिंजाइटिस है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, यूटीआई है, या रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है। तो ये तमाम की तमाम कंट्री में दी जा सकती हैं। डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास कोई और बेहतर एंटीबायोटिक अगर मौजूद नहीं है तो ये जैसे कि पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ भी है कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस की इनिबिशन करना शुरू करते हैं। प्रोटीन मतलब सॉरी मतलब सेल वॉल की इनिबिशन तब करना शुरू करते हैं जब ड्रग की हमारे पास जो है वो ज़रूरत होती है, और बैक्टीरियल ग्रोथ को जब मौका नहीं मिलता ज़्यादा। तो ये बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर है, तो ये हमारे पास सारी की सारी जो भी हमारे पास लाइक मौजूद होते हैं अपना मतलब ये बैक्टीरिया वगैरह सबको जो है वो किल करने के काम कर देती है। कभी कभार इवन क्या होता है कि पेनिसिलिन के खिलाफ बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉज करना शुरू कर देते हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होती है, किसी को पता है? व्हाट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? प्लीज आई नीड सम रिस्पॉन्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होती है? किसी को नहीं पता? लास्ट क्लास के अंदर ही मैंने मेंशन की थी। बिल्कुल सही है, तो यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जब बात करते हैं तो बैक्टीरिया हमेशा क्या होता है कि पेनिसिलिन के खिलाफ जो है ना हमारा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है वो कॉज करना शुरू कर देता है। तो पेनिसिलिन एक तो हमारे पास बीटा लैक्टम है कि बैक्टीरिया सेल वॉल को आगे इनहिबिट करेगी। उसके अलावा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बेसिक न्यूरो स्पेक्ट्रम है, लेकिन दोनों स्ट्रेन के खिलाफ जो है वो काम फिर भी कर जाती है, क्योंकि हमारे पास ये बीटा लैक्टम है। तो बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास सेल वॉल तो लाजमी होती ही होती है। उसके अलावा जैसे कि लिखा हुआ क्या है कि अगर अगर कुछ बैक्टीरिया हमारे पास पेनिसिलिन के खिलाफ अगर वो रेजिस्टेंस कॉज करना लेट सपोज अगर वो शुरू करते हैं या वो रेजिस्टेंस अगर कॉज करते हैं, तो उसकी वजह से हम पेनिसिलिन के अंदर फिर मुख्तलिफ किस्म की और ड्रग्स ऐड करते हैं ताकि वो रेजिस्टेंस जो है वो खत्म हो सके। जैसे कि क्लोबिनेट है और सल्बैक्टम है। तो ये दो किस्म की ऐसी ड्रग्स हमारे पास हैं जो बैक्टीरिया की जो पेनिसिलिन की जो रेजिस्टेंस आ रही होती है उसको भी हमारे पास जाके खत्म कर देते हैं। कौन कौन सी कॉमन पेनिसिलिन है? बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा सामने अपनी स्क्रीन पे। तो ये बिल्कुल ही इस किस्म का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है ड्रग का। बहुत सारी ड्रग्स आ जाती हैं जिसमें अमोक्सिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, डार्बिनिसिलिन है, डाइक्लोजेक्सिलिन है, नेक्सिसिलिन है, नोक्सेसिलिन है, पिपरासिलिन है, टिकारसिलिन है, और पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी हमारे पास जो है वो मौजूद होता है। एमोक्सिसिलिन की कॉमन ड्रग कौन सी आती है, किसी को पता है? एमोक्सिसिलिन की कॉमन ड्रग कौन सी आती है? एमोक्सिल के नाम से ही आती है, बिल्कुल वेरी गुड। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो कॉमन है। और एमोक्सिसिलिन जैसे कि इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस। तो ये फंगस एक थी पेनिसिलियम, तो उसके नाम के ऊपर ही हमारे पास जो है वो ये नाम रखा गया है। तो पेनिसिलिन के अंदर हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स आ जाती हैं, एमोक्सिसिलिन वगैरह वगैरह, जैसे कि आपको सामने लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात?
कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहा? ठीक है, इसकी पेनिसिलिन की अगर मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की आपसे बात कर लूँ, तो ये काम कैसे करती हैं कि हमारे पास बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये उन बैक्टीरिया की एंटीबॉडी जाके उन एंजाइम्स को जाके किल कर देती है। तो जब बैक्टीरिया के एंजाइम किल हो जाते हैं, तो बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं बन पाती है। जब सेल वॉल नहीं बन पाती, तो बैक्टीरिया ईज़िली एक्सपोज़ रहता है हमारी बॉडी के डब्ल्यूबीसीज़ के लिए। तो डब्ल्यूबीसीज़ उसको आके उठाते हैं, उसको बॉडी से जो है वो कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं थ्रू फेगोसाइटोसिस। अच्छा, जनरली हमारे पास क्या होता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर। तो ये ड्रग जाके उन बैक्टीरियल सेल वॉल को क्रॉस करती है, और हमारे पास अंदर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो बैक्टीरिया के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं। तो ये ड्रग जाके उन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जाके जो है वो बाइंड कर जाती है। उसके अलावा जनरली होता क्या है कि बैक्टीरिया क्योंकि यूनिसेलुलर है और इतना ज़्यादा वो बन रहा होता है, लेकिन जनरली इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा नहीं पाता। तो होता क्या है कि जो जो ये जो पेनिसिलिन जाती है, ये उसी पोर में से निकलती हुई उसके पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ आके बाइंड करती है, और जैसे ही वो बाइंड करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल की इनहिबिट होना शुरू हो जाती है। बैक्टीरियल सेल वॉल जब इनहिबिट होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया बिकम एक्सपोज, और हमारे डब्ल्यूबीसी के सारे जो भी मतलब सेल्स वहाँ पे होते हैं, वो सारे पहुँच जाते हैं, और पहुँचने के बाद जो है वो बैक्टीरिया को कंप्लीटली सरे से रिमूव कर देते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात सबको, मैं क्या समझा रहा हूँ? पक्की बात है, बाकी लोगों को भी आ रही नहीं आ रही? ठीक है, फिर हम आगे बात कर लेते हैं बैक्टीरियल रेजिस्टेंस की। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पेनिसिलिन के साथ अक्सर और बेशतर जो है वो ये मसला आता है कि बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो शो करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो भी हम बनाते हैं, हम जनरली उसके साथ एक और ड्रग ऐड कर देते हैं, ताकि उसकी जो बैक्टीरियल जो रेजिस्टेंस अगर आ भी रही हो, तो वो जो एक और ड्रग जाएगी वो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस को जाके जो है वो किल कर देगी। तो इसीलिए हम जनरली जो है वो बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर या बीटा लैक्टेमेज, हमारे पास बेसिकली एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, और वो आके ड्रग का जो बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर होता है वो उसको आके खत्म कर देता है। तो हमें एक बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर चाहिए होता है जो बैक्टीरिया की बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा होता है बीटा लैक्टम को इनहिबिट करने के लिए, तो उसके एंजाइम को बैक्टीरियल एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए हम उसमें जो है वो एक और ड्रग ऐड करते हैं ऐसी, जो उस एंजाइम का पर्टिकुलर इनहिबिटर हो। तो उसके लिए जनरली हम लोग दो किस्म की ड्रग्स यूज करते हैं, एक होती है क्लोवुलिनिक एसिड, और एक हमारे पास होती है सल्बैक्टम। क्लोवुलिनिक एसिड हमारे पास जनरली अवेलेबल होता है, क्लोविनेट के नाम से भी ये आता है। जब एमॉक्सिल प्लस क्लोवुलिनेट, जैसे कि बीच में लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे ऑगमेंटिन का लिखा रहा होगा, ऑगमेंटिन खाई कभी किसी ने, देखी है? तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑगमेंटिन जैसे कि होती है, ऑगमेंटिन और एमॉक्सिल में क्या फर्क है कि एमॉक्सिल के अंदर खाली एमॉक्सिसिलिन होती है, जबकि ऑगमेंटिन के अंदर हमारे पास एमॉक्सिसिलिन के साथ साथ क्लोवुलिनेट भी होता है, या क्लोवुलिनिक एसिड जो होता है वो हमारे पास होता है। उसका काम क्या होता है कि ये बैक्टीरियल रेजिस्टेंस होती है, ये उसको जो है वो खत्म करने में हेल्प आउट कर रही होती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ऑगमेंटिन से भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो इतनी आसानी से ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि नैरो स्पेक्ट्रम है, और हमारे पास ये सारी की सारी इन्फेक्शन को जनरली ट्रीट नहीं कर पाती। इसीलिए हम लोगों ने जो है वो इसमें एमॉक्सिसिलिन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे क्लोवुलिनिक एसिड ऐड किया है, ताकि इंसान का मतलब जो भी मतलब सारी चीज़ें हैं, जो भी इन्फेक्शन वगैरह है वो सारी की सारी ईजिली टाइम के साथ जो है वो चल जाए। बीटा लैक्टम हमारे पास जनरली सेल वॉल को इनहिबिट करके अंदर आती है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या है कि कुछ हमारे पास जो होते हैं मतलब जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं कर पाती, जैसे कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, एमआरएस है, या मर्सा के नाम से लोग उसको बुलाते हैं, या स्टेफिलोकोकस अमोनिया के बैक्टीरिया हैं। तो इन बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए जनरली हमें जो है वो ये एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, लेकिन ये बहुत अरसे तक नहीं चलती, क्योंकि वो बैक्टीरिया मजबूत होते हैं, और ये एंटीबायोटिक इतनी ईजिली उनकी सेल वॉल को क्रॉस करके सेल के अंदर जो है वो नहीं आ सकती। क्लियर हो रही है मेरी बात सबको, मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ, क्लियर हो रही है मेरी बात? सर दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं प्लीज। दोबारा बता रहा हूँ कि कुछ मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास मिसाल के तौर पे जो जो ईजिली किल हो जाते हैं, जैसे कि एमॉक्सिल हम खाते हैं, तो एमॉक्सिल के अंदर होती है एमॉक्सिसिलिन। तो एमॉक्सिसिलिन जाके बैक्टीरिया को खुद जाके किल कर देती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो रेजिस्टेंस शो करते हैं अगेंस्ट एमॉक्सिसिलिन या पेनिसिलिन के। तो वो जो रेजिस्टेंस कैसे कॉज होती है कि जैसे ही ड्रग जाती है ना हमारी बॉडी के अंदर, तो बैक्टीरिया कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और उस एंजाइम का नाम होता है बीटा लैक्टेमेज। जैसे कि लिखा हुआ क्या है, आप अगर पहला पॉइंट पढ़ लें कि बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो डेवलप करता है रेजिस्टेंस
टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बाय सिंथेसाइजिंग अ बीटा लैक्टेमेज, एक ऐसा एंजाइम जो जाके ड्रग की जो बीटा लैक्टम रिंग होती है उसको जाके किल कर देता है। तो जब ड्रग ही टारगेट साइट पर आने से पहले ही किल हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ हम एक और ड्रग ऐड करते हैं ताकि जो रेजिस्टेंस है वो कॉज ना हो सके। और जब हमारे पास क्या होता है तब रेजिस्टेंस और वो हटाने के लिए हम लोग जो है वो एक और किस्म की ड्रग हम लोग जो है वो साथ में ऐड करते हैं। और उस ड्रग का नाम होता है उस ड्रग का नाम होता है क्लोवलिनिक एसिड या क्लोवलिनेट के नाम से भी आता है। जैसे कि ऑगमेंटिन हमारे पास है। एक सेकंड पानी पी लूं। तो ऑगमेंटिन हमारे पास किस चीज से मिलकर बनी होती है? एक होती है अमोक्सिसिलिन जो कि ड्रग है, और साथ में उसके साथ एक बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर भी होता है। एक इस तरह जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस कॉज हो रही होती है, वो भी उस रेजिस्टेंस को किल करने के लिए हम लोग जो है वो अमोक्सिसिलिन के साथ एक और ड्रग जो है वो ऐड करते हैं ताकि बैक्टीरिया इजीली जो है वो किल हो सके। लेकिन कभी कभार जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया के खिलाफ ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाती। वो इसलिए क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया या मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो गया। इनके खिलाफ हमारे पास जो है वो इतनी आसान तरीके से पेनिसिलिन जो है वो काम नहीं कर पाती। तो होता हमारे पास क्या है कि एक्चुअली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ड्रग है। ड्रग के साथ हम एक और ड्रग को ऐड कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि अगर पहली वाली ड्रग से बैक्टीरिया किल नहीं हो पा रहा और बैक्टीरिया कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है और पहली वाली ड्रग को नहीं पहुंचने दे रहा अपने तक, तो वो दूसरी ड्रग अगर साथ में लेके जाएगा तो उससे बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कम से कम हो पाएगी। बात समझ में आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है। तो पेनिसिलिन के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पेनिसिलिन हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है। बीटा लैक्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आपको बीच में नजर आ रहा है कार्बन के रिंग्स का, इस स्ट्रक्चर की वजह से या जो रिंग हमारे पास मौजूद है, इस रिंग को हम बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग, इसको हम साथ में बोलते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम हमारे पास है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के खिलाफ जनरली सही होती है, स्पेसिफिक इन्फेक्शंस को ठीक करती है और बैक्टीरिया को कैसे इनहिबिट करती है? बाय इंटरफेयरिंग इन देयर सेल वॉल, जैसे कि लास्ट में लिखा हुआ भी है। और ये बाइंड किस तरीके से करती है कि जो हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर जो बैक्टीरियल सेल वॉल बनी हुई होती है कि उसको जाके जो है वो इनहिबिट करती है। कुछ केसेस में बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कॉज करते हैं तो पेनिसिलिन के साथ हमें एक और ड्रग देनी पड़ती है ताकि वो जाके जो है बैक्टीरियल रेजिस्टेंस को जाके खत्म कर सके। एडवर्स इफेक्ट्स जैसे कि सामने लिखे में इसके कि डायरिया हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी है या ओटिकारिया वगैरह है, या एट पेन होता है इंजेक्शन साइट के ऊपर अगर किसी को आईवी के तौर पे दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि अक्सर देखने में आ रहे होते हैं। जबकि इनफ्रीक्वेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, जो कभी कभार होने में आते हैं, जैसे कि फीवर हो गया, वॉमिटिंग हो गया, एराथीमा हो गया या एंजियोडीमा वगैरह हो गया। तो ये इनफ्रीक्वेंट उसके जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स हैं। कुछ लोगों को, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको हमारे पास जो है वो एलर्जिक रिएक्शन हो, लेकिन और बहुत ही ऐसे कमो बेश ऐसे केसेस देखने में आते हैं कि किसी को बहुत कुछ सिवियर एलर्जिक रिएक्शन जो है वो हुआ हो, जिसमें एनाफाइलैक्सिस वगैरह जो है वो, जैसे कि किसी को रिपोर्ट कर कभी गलती से हो जाता, कभी गलती से किसी को हो गया हो। तो जनरली पेनिसिलिन के साथ हमारे साथ ऐसा होता नहीं है कि हम किसी को मिसाल के तौर पर अगर किसी को ड्रग दे रहे हैं तो किसी को ये कोई खास साइड इफेक्ट कभी हुआ हो। ठीक है भाई? तो ये कुछ हमारे साइड इफेक्ट्स हैं। कोई आया है उसको मैं कर दूं। अच्छा, तो ये मैं आपको सारे के सारे पेनिसिलिन के बारे में जो है वो बता रहा हूँ। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके हमारे पास क्या है कि हमारे पास जनरली फूड हमारे पास जो है वो इसकी एब्जॉर्प्शन को जनरली हमारे पास अफेक्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन पेनिसिलिन जी जनरली हमारे पास जो है वो जनरली 1 घंटा पहले देनी चाहिए और हमारे पास 2 घंटे बाद जो है वो खाने के देनी चाहिए। वैसे इतना हमारे पास वो करता है नहीं। जनरली हमारे पास ये एब्जॉर्ब भी अच्छे तरीके से हो जाती है और यूरिन के जरिए ही एक्सक्रीट भी जो है वो हो रही होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसलिए है कि इसके साथ आपको क्या है कि किसी तरह कोई एलर्जी हो, कोई और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो है वो साथ ना चल रही हो, मिसाल के तौर पे, क्योंकि और जनरली इसको ये जो आखिर में लिखा हुआ है ग्रास इन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ग्रास का मतलब होता है जनरली रिगार्डेड एज सेफ, कि मतलब ये प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह के अंदर जनरली हम लोग जो है वो दे सकते हैं ताकि इंसान को जो है वो
मतलब कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है तो उनको हम ये वाले एंटीबायोटिक जो है वो जनरली रिकमेंड कर सकते हैं। तो पेनिसिलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात कर लूँ, मैंने आपको 2 एंटीबायोटिक अभी पढ़ाई हैं। एक मैंने आपको बताया है अपना एक मैंने आपको बताई है टेट्रासाइक्लिन। लास्ट वीक मैंने आपको पढ़ाई थी अमाइनो ग्लाइकोसाइड, जिसमें थी टैंक्स। टेट्रासाइक्लिन मैंने आपको बताई जिसके अंदर मैंने आपको जो है वो बताया कि वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। उसके नेमोनिक मैंने आपको बताया बीवीसी, मार्वल और डेविल्स कैप। उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स मैंने आपको बताई, एडवर्स इफेक्ट्स बताया, कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताई, नर्सिंग इंटरवेंशंस बताई। पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, नैरो स्पेक्ट्रम है, बैक्टीरियोसाइडल है, लेकिन ये काम डिफरेंट तरीके से करती है। ये बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करती, ये बैक्टीरिया सेल वॉल को जाके जो है वो इनहिबिट करती है। और कैसे इनहिबिट करती है? बाय बाइंडिंग टू द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो मौजूद होते हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के अंदर। और उसकी वजह से क्या होता है, जब बाइंड कर जाती है ड्रग तो सेल वॉल जो है वो कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारा का सारा वाटर जो है वो जो सराउंडिंग वाटर होता है वो सारा सेल के अंदर आ जाता है, और उसकी वजह से बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रह पाता, जिससे सेल की लाइसिस हो जाती है और डेथ हो जाती है। बैक्टीरियल रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इजीली हमारे पास बैक्टीरिया के खिलाफ किल मतलब एंटीबायोटिक उनको किल नहीं कर पाती। तो ऐसे केसेस के अंदर हम एक और ड्रग साथ देते हैं पेनिसिलिन के, जैसे कि क्लोवुलिनिक एसिड हो गया या सल्बेक्टम हो गया, ताकि इजीली हमारे पास जो है वो किल हो सकें। बैक्टीरिया रेजिस्टेंस अगर कोई शो कर रहा हो तो वो हमारे पास कर सकें। एडवर्स इफेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ कॉमन है, कुछ इनफ्रीक्वेंट है, कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन बता रहा हूँ, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में जनरली हमारे पास ये सेफ होती हैं। और फार्माकोकाइनेटिक्स भी इसकी यही है कि जनरली हमारे पास ये फूड के साथ इतना ज़्यादा मसले मसाइल इसके कोई नहीं होते। और ये जनरली ये स्क्रीड भी जो बॉडी से होती है वो होती है थ्रू रीनल सिस्टम या यूरिन के जरिए। क्लियर है मेरी बात सबको? क्लियर है मेरी बात सबको? सर किसी को कोई डाउट हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है तो मुझसे अभी पूछ ले। पक्का किसी को कोई मसला नहीं है? आगे चलूं? जी सर। अच्छा अच्छा, इसकी नर्सिंग कंसल्टेशन कुछ हमारे पास है, जैसे कि मैं वही वाली बात बताना चाह रहा हूँ आपको। पहले जैसे कि वही वाले होते हैं पेशेंट असेसमेंट, जैसे क्या हम हिस्ट्री की जैसे लेते हैं पेशेंट की कि कल्चर लेंगे। किसी को भी ड्रग देने से पहले जनरली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होती है कि हम कल्चर देते हैं। कल्चर की बेसिस के ऊपर हम लोग जो है वो एंटीबायोटिक हमें शुरू करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जनरली इतना कल्चर है नहीं है। हमारे यहाँ खुद माशाल्लाह विदाउट कल्चर जो है वो हम लोग एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं। इंटरवेंशन इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वही वाली बात है कि अल्लाह ना करे किसी को कोई ब्लड स्टूल में किसी को ब्लड आ रहा हो, म्यूकस आ रहा हो, किसी को एब्डोमिनल पेन हो, या मिसाल किसी को रैश या डायरिया वगैरह हो रहा है, इस वक्त का मतलब क्या है कि एंटीबायोटिक की वजह से उसको उस इंसान को जो है वो साइड इफेक्ट कोई ना कोई हो रहा है। इनपुट आउटपुट उसको अच्छी देखनी है, यूरिन को एनालाइज करते रहना है, साथ 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 कोई ना कोई हमारे पास जो है वो सोर थ्रोट वगैरह कुछ ना कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो सकती हैं, तो उसके लिए भी हमें जनरली थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा। पेशेंट जनरली हमारे पास ये होता है कि अगर उसको मील्स के साथ खा लिया, मील्स के बगैर खा लिया, कोई मसला नहीं है। और जनरली अगर मिसाल के तौर पर उसको कोई च्यूएबल टैबलेट है, उसको अच्छे तरीके से चबा के चबा के खाएं, ताकि जो है वो ईजिली